तो आज का हमारा डिस्कशन है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की कंडीशन तक पढ़ा था और वहां पर हम लोगों ने कंडीशन में बच्चों क्या क्या पढ़ा था। फर्स्ट एल्कीन कर लिया था, सेकंड इमाइन वाला कंपाउंड कर लिया था, थर्ड एजो कंपाउंड कर लिया था, फोर्थ साइक्लो एल्केन तक कर लिया था। ये हमारा 4 कंपाउंड बच्चों हो चुका था कंप्लीट। अब अपन इसके बाद मैंने लिखाया था साइक्लो एल्कीन, ठीक है ना। कंडीशन फॉर जीआई मींस कौन कौन से कंपाउंड जीआई करेंगे और क्या कंडीशन होना चाहिए उसके लिए। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में। ये मैंने लिखा है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, अगर दिख नहीं रहा होगा लिखा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में कंडीशन में 5th कंपाउंड पढ़ेंगे। 5th कंपाउंड अपने पास साइक्लो एल्कीन। मींस क्या क्या कंडीशन है बच्चों साइक्लो एल्कीन के लिए। अपन ने एल्कीन में तो देखा था एल्कीन वाला कंपाउंड क्या करेगा। एल्कीन अगर जीआई करना होगा तो क्या बोला, टर्मिनल्स ऑफ यूनिट्स शुड इंडिविजुअली हैव डिफरेंट यूनिट्स। टर्मिनल्स कार्बन शुड इंडिविजुअली हैव डिफरेंट यूनिट्स, ये याद रखना है तुम्हें। बस एल्कीन में ये कंडीशन था। अब अपने लिए साइक्लो एल्कीन में कौन सा साइक्लो एल्कीन करेगा और कौन सा साइक्लो एल्कीन नहीं करना चाहेगा ये देखना है। तो बस क्या लिखा मैंने, एक कंपाउंड लिख रहा हूं और वो साइक्लो एल्कीन देखो अच्छे से। ये एक साइक्लो एल्कीन है जिसमें यहां भी हाइड्रोजन अटैच है, यहां भी हाइड्रोजन एटम अटैच है। अब देखो साइक्लो एल्कीन तुमने डबल बॉन्ड देखा लेकिन साइक्लिक है, तो साइक्लिक डबल बॉन्ड में देखा तुमने, तुम्हारे पास ये कंपाउंड मिला और पूछ रहा है कि ये कंपाउंड जीआई करेगा या नहीं करेगा। तो बच्चों जीआई करेगा तो इसका डिफरेंट अरेंजमेंट वाला भी एटम्स होना चाहिए। और डिफरेंट अरेंजमेंट का मतलब क्या है, तुम सोचो यहाँ पे ये जो कंपाउंड है साइक्लोहेक्सिन, ये कैसा है। यहाँ पे CH2 है, फिर CH2 है, फिर CH2 है बच्चों, ऐसा CH2 है, ये ऐसा कुछ है कंपाउंड। यहां कार्बन है, यहां भी कार्बन है। अब मैं इससे भी हटा के अगर लिख दूं ऐसा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ओके, ये साइक्लोएल्कीन वाला कंपाउंड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाला, ऐसा टाइप का। अब तुम सोचो यहां पर क्या सोचो कि तुम्हें इस कंपाउंड में साइक्लोएल्कीन वाला कंपाउंड जीआई करेगा या नहीं करेगा। ये सोचने के लिए क्या है, तुम बस एटम्स को देखो। मान लो ये डबल बॉन्ड जो है अपना एल्कीन जैसा पहले था वैसा ही एल्कीन है। तो क्या बोला था मैंने, टर्मिनल, इस टर्मिनल को चेक किया, हाइड्रोजन, ये ग्रुप CH2 ग्रुप डिफरेंट है। इस कार्बन को चेक करो, हाइड्रोजन CH2 डिफरेंट है। चलो ठीक है, सही बात है ना, तो यानी जीआई तो करना चाहिए। और इसका जीआई अगर ये कंपाउंड करेगा, अगर ये कंपाउंड जीआई करेगा तो इसका डिफरेंट अरेंजमेंट वाला एटम होना चाहिए ना। मीन्स सोचो कि ये हाइड्रोजन को मैं क्या कर रहा हूं, इस हाइड्रोजन को इस साइड लेके आ रहा हूं और इस CH2 को इस साइड लेके आ रहा हूं, तभी तो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स डिफरेंट होगा। तो मैं चाह रहा हूं कि इसका डिफरेंट अरेंजमेंट बनाने का, और मैंने बनाना ट्राई भी किया। उसमें मैंने हाइड्रोजन यहां रखा, CH2 ये जैसा था वैसा ही रखा, और ऐसा कुछ हमने इस हाइड्रोजन को ऐसा कर दिया, यहां लेके आ गया, और मैंने इस CH2 को यहां लेके आ गया। अब सोचो नंबर अगर करोगे तो 1 2 3 4 5 6, तो हमारा ये 1 2 3, ये है 6, ये है 5, तो यहां कुछ बच्चों 4th कार्बन रहेगा, और 4th कार्बन जो अटैच हो जाएगा इस कार्बन से। अब मैं इसे थोड़ा ऐसा करके लिख दे रहा हूं, ऐसा कुछ हो जाएगा ना, समझ में आ रही क्या। ये कंपाउंड का ये CH2, ये जो 5th कार्बन है, ये घूम के इस साइड आ जाएगा ना 5th कार्बन, तभी तो तुम्हें दिखेगा इस टाइप का। और अरेंजमेंट देखो कैसा अजीब टाइप का दिख रहा है तुम्हें कंपाउंड। मींस जैसे तुम सोचो कि एल्कीन में अपन करते थे, अगर ये वाला पार्ट समझ में नहीं आ रहा है तो अपन एल्कीन फिर से एक बार देख लेते हैं। एल्कीन में बच्चों तुमने ये वाला ब्यूट-2-इन वाला कंपाउंड कराया था ना, और मैंने बोला था कंपाउंड का डिफरेंट अरेंजमेंट पॉसिबल है, लेकिन होना चाहिए, लेकिन वो एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए, वो कन्वर्ट नहीं हो सकते। लाइक मैंने डिफरेंट अरेंजमेंट में क्या किया, इस मिथाइल को ऊपर कर दिया, यहाँ हाइड्रोजन नीचे कर दिया, हाइड्रोजन को नीचे लेके आया, मिथाइल को ऊपर लेके आया, तो ये अरेंजमेंट, तभी तो जीआई बोलेंगे। कंपाउंड याद करो, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में फर्स्ट लेक्चर में जो भी लेक्चर कराया था, इससे लास्ट लेक्चर में मैंने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए बारे में क्या बोला, कंपाउंड्स विच कैन हैव डिफरेंट अरेंजमेंट, कंपाउंड्स विच कैन हैव डिफरेंट अरेंजमेंट होना चाहिए ना, तभी तो जीआई करेगा। लेकिन यहां पर जो अरेंजमेंट आ रहा है, अब सोचो ये अरेंजमेंट को कैसे समझा जाए।
तो इसे समझाने के लिए एक और पार्ट में तुम्हें बताना चाह रहा हूं। सोचो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है बच्चों, और इस कार्बन से एक अटैच है रबड़। ऐसा सोचो रबड़ अटैच है और इस साइड हाइड्रोजन अटैच है। बस तुमने ऐसा सोचा कि मीन्स ये वाला सोचो कि ये रबर है, तो रबर का लेंथ तो फिक्स होगा, और इस रबर के लेंथ में कितने कार्बन है? 1 2 3 4, मीन्स इसमें 1 2 3 4 कार्बन है, ये रबर है। तुमने इसका डिफरेंट अरेंजमेंट सोचा बनाने का, तो डिफरेंट अरेंजमेंट क्या किया? इस हाइड्रोजन को इस साइड कर दिया, इस रबर को इधर घुमा के किया, मीन्स खींच के इस साइड लेके अटैच करवा दिया। तो डिफरेंट अरेंजमेंट जब तुमने ट्राई किया बनाने का, तो तुम्हारा हाइड्रोजन ये ऐसा रबर घूम करके इस साइड अटैच हो गया, और मेरा इस साइड हाइड्रोजन अटैच हो गया। ऐसे ही हो पाएगा ना, जैसा मैंने क्या किया, इस रबड़ के को घुमा के इस साइड अटैच कर दिया और हाइड्रोजन को इस साइड ले आया। बस इतना किया बच्चों, इस CH2 को पकड़ के खींचा, इस साइड लगा दिया, हाइड्रोजन को इस साइड लगा दिया, और कुछ नहीं किया। अब तुम खुद सोचो कि अगर मेरा ये डबल बॉन्ड है बच्चों, एक मिनट, ये डबल बॉन्ड है ऐसा, और इस साइड हाइड्रोजन एटम अटैच है और नीचे भी हाइड्रोजन एटम अटैच है, ये अपना हाइड्रोजन, ये एटम अपना हाइड्रोजन। मैंने क्या किया, इस हाइड्रोजन को यहां लाया, तो ये यहां पे हाइड्रोजन आ गया, ठीक है। लेकिन तो तुम्हारा जो इस साइड का जो रबर है उसका लेंथ तो फिक्स है, बट तुमने अब किया जो ऐसा लाया, तो रबर के लेंथ को तुम्हें खींचना पड़ा ना, उसे खींचना पड़ा, यानी बॉन्ड का लेंथ इंक्रीज करना पड़ा। इस बॉन्ड को तुमने खींच के ऐसा लगाया ना पीछे इस साइड से, समझ में आ रहा है क्या? तो खींचोगे तो उसमें उस कंपाउंड में क्या आएगा? अब रबर तो है नहीं, मैं तुम्हें रबर के अकॉर्डिंग समझा रहा हूं कि तुम्हारे पास इतना छोटा रबर था, इतना छोटा रबर, इस रबर को तुमने खींचा और खींच करके ऐसा अटैच कर दिया। तो खींचने का मतलब क्या है? अपन इसे एक क्या बोलेंगे, इस खींचने वाला जो पार्ट बोला मैंने खींच के, यानी उस कंपाउंड में, इस कंपाउंड के अकॉर्डिंग बात करूं मैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करूं, तो उस खिंचाव को बोलता हूं मैं स्ट्रेन। मीन्स इस कंपाउंड में कुछ स्ट्रेन डेवलप होगा, स्ट्रेन इस कंपाउंड में आएगा। स्ट्रेन का मतलब समझ में आया? खिंचाव, वो खिंचाव आएगा, और खिंचाव से क्या होगा? जितना ज्यादा स्ट्रेन होगा, मीन्स खींचते जाओ, तो वो कंपाउंड का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। वो कंपाउंड का ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये टूट जाएगा। भाई खींचो, कितना खींचोगे? समझ में आ रहा है क्या? तो ये ब्रेक हो जाएगा, यानी ये कंपाउंड, इस कंपाउंड का डिफरेंट अरेंजमेंट, मीन्स ये वाला अरेंजमेंट कभी पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज ऑफ ये स्ट्रेन इसमें मैक्सिमम होता है स्ट्रेन, और दिस मैक्सिमम स्ट्रेन कॉजेज अनस्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल को अनस्टेबल बना देता है, और इस अनस्टेबिलिटी के कारण कंपाउंड डजंट एग्जिस्ट, ये कंपाउंड एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा भाई, ये बॉन्ड ही ब्रेक हो जाएगा खींचने से। तो इस कंपाउंड का डिफरेंट अरेंजमेंट जब पॉसिबल ही नहीं है, तो ये एल्कीन कब कैसे जीआई करेगा? ये एल्कीन जीआई नहीं करेगा, बिकॉज क्या होना चाहिए रीजन? तुमसे पूछा कि साइक्लोहेक्सिन का जीआई, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, पॉसिबल नहीं है। साइक्लोहेक्सिन डजंट शो जीआई, ये स्टेटमेंट आया ड्यू टू, बिकॉज इट्स डिफरेंट अरेंजमेंट हैज मैक्सिमम स्ट्रेन, मोर स्ट्रेन, और दिस स्ट्रेन कॉजेज अनस्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, सो दैट दिस कंपाउंड कैन नॉट एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो अपना कंपाउंड ही पॉसिबल नहीं है, तो ये कंपाउंड भी जीआई नहीं करेगा। क्योंकि अपन ने जीआई के लिए क्या पढ़ा है कि कभी भी कोई सा भी कंपाउंड हमारा जीआई करेगा तो उसका डिफरेंट अरेंजमेंट पॉसिबल होना चाहिए। तुम्हें डिफरेंट अरेंजमेंट बनेंगे उस कंपाउंड के, तभी जीआई करेंगे, ठीक है। साइक्लोहेक्सिन पूछा, जीआई नहीं करेगा, तो अपन ने लिखा क्यों है? मैंने लिखा है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में कोई तो एल्कीन होगा, साइक्लोएल्कीन लिखा है कंडीशन में कि साइक्लोएल्कीन करना चाहेगा, बट 6 कार्बन ये जो कंपाउंड साइक्लोहेक्सिन है ये नहीं करना चाहिए। साइक्लोएल्कीन में कौन सा साइक्लोएल्कीन करेगा? जब हेक्सिन नहीं कर रहा है, साइक्लोहेक्सिन नहीं कर रहा है बच्चों, तो कौन सा करेगा? ये सोचने वाली बात है। तुम्हारे पास, तुम लोग वीडियो पॉज करके सोचो कि सर आप क्या बोलना चाह रहे हैं, मतलब होना क्या चाहिए इसमें कि ये कंपाउंड जीआई कर क्यों नहीं रहा है। ये दिमाग थोड़ा सा लगाओ, अपना दिमाग थोड़ा सा घुमाओ कि ये वाला जो कंपाउंड मैंने बताया, इतना इसलिए मैंने बताया, इस पे इतना ज्यादा जोर इसलिए डाला है ताकि तुम अपना दिमाग लगा सको कि ये कंपाउंड कैसे कंपाउंड जीआई करने चाहिए। मींस साइक्लोएल्कीन अगर जीआई करेगा तो कब करेगा,
मीन्स उसका जब डिफरेंट अरेंजमेंट पॉसिबल होगा। और ये डिफरेंट अरेंजमेंट कब पॉसिबल होगा, खुद सोचो। मतलब ये कंपाउंड स्टेबल होना चाहिए, मीन्स एग्जिस्ट करना चाहिए, ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो ये वाला बॉन्ड कब ब्रेक ना हो, मीन्स स्ट्रेन क्या हो जाए उस कंपाउंड में, कम होगी, खिंचाव कम हो। और ये खिंचाव कब होगा, कम, खुद दिमाग लगाओ। अब मैं दूसरा एक स्टेटमेंट बता रहा हूं, स्टेटमेंट नहीं, दूसरा कंपाउंड लेता हूं। अब सोचो यहां डबल बॉन्ड है, फिर से वही हाइड्रोजन हाइड्रोजन। बच्चों यहां पे ना मैंने क्या किया है, बहुत लंबा कार्बन का चेन लिया है, आराम से अटैच है, बहुत लंबा चेन है, ऐसा लंबा सा चेन, ठीक है। अब तुम क्या चाह रहे हो, इसका डिफरेंट अरेंजमेंट बनाना चाह रहे हो, तो क्या किया, आराम से डबल बॉन्ड लिया, इसके हाइड्रोजन को ऐसा घुमा दिया, और ये आराम से तो आ जाएगा। छोटा लंबा है ना इतना चेन। अब मैं लंबा चेन का मतलब क्या है, अपने पास यहां बहुत सारे कार्बन अटैच है, तो ये आराम से बॉन्ड ऐसे हो सकते हैं ना, क्योंकि अगर लेंथ लंबा है, रबर का लेंथ लंबा है, तो उसे कम खींचना पड़ेगा ना इस साइड लाने के लिए, लेकिन रबर का लेंथ छोटा है तो ज्यादा खींचना पड़ेगा, इसलिए ब्रेक हो जाएगा ये वाला बॉन्ड कंपाउंड। तो रबर का लेंथ ज्यादा का मतलब क्या हुआ, कार्बन का चेन का लेंथ ज्यादा, यानी इस साइड कार्बन का चेन का लेंथ जितना ज्यादा होगा उतना ही कम उसके डिफरेंट अरेंजमेंट में स्ट्रेन डेवलप होगा, और डिफरेंट अरेंजमेंट में जितना कम स्ट्रेन डेवलप होगा कंपाउंड उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। याद रखना, कंपाउंड की स्टेबिलिटी जो होती है वो स्ट्रेन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इनवर्सली का मतलब मोर स्ट्रेन लेस स्टेबल मॉलिक्यूल, लेस स्ट्रेन मोर स्टेबल मॉलिक्यूल। ओके, क्लियर है सबको। तो यहां पर जो स्ट्रेन होनी चाहिए कम होनी चाहिए, और वो स्ट्रेन कब कम होगा, जब कंपाउंड का कार्बन का चेन ज्यादा लंबा हो, मींस रिंग के अंदर नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा हो। सिंपल सी बात है। ये कंपाउंड क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि इसके रिंग के अंदर बच्चों कंपाउंड कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। अगर मैंने क्या किया, ये वाला पार्ट में रब कर रहा हूं इस साइड, सोचो कि इस साइड में ये वाला पार्ट रब कर रहा हूं। अब तुम सोचो कि मैंने यहां पे कंपाउंड एक ऐसा लिया है जिसके पास, देखना, कार्बन कार्बन ऐसा CH2 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 ऐसा कंपाउंड लिया। अब देख लो रिंग में कितने कार्बन एटम है, ये चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन एटम है। यानी यहां पर इस डबल बॉन्ड के अराउंड जो इस साइड जो चेन है, कार्बन का चेन है, उसमें ये लेंथ देखो और इसे कंपेयर करो, और ये लेंथ देखो, ये कंपेयर करो, ऑब्वियसली लेंथ ज्यादा है, मींस रबर का लेंथ ज्यादा है। तो अपन मैंने इसका डिफरेंट अरेंजमेंट बनाने का ट्राई किया, जो कि इंटरकन्वर्टेबल नहीं होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, डिफरेंट अरेंजमेंट में ये H इस साइड रखा, इसके H को इस साइड ला दिया, ठीक है, और कुछ CH2 देखो आराम से बनेगा, क्योंकि इस साइड CH2 आ जाएगा बच्चों, CH2 कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5, एक और कार्बन लगा दो। अब देखो इसमें स्ट्रेन, इससे जो बना है ये कंपाउंड जो बना है, इस कंपाउंड में स्ट्रेन चेक करो, खुद से अपना दिमाग लगाओ कि यहां पे जैसे इसमें खींचाव ज्यादा खींचना पड़ेगा क्या इस साइड अटैच करने के लिए, नहीं। तो यहां स्ट्रेन क्या होगा, मिनिमम होगा, मिनिमम स्ट्रेन, स्टेबल मॉलिक्यूल, कंपाउंड एग्जिस्ट, यानी ये वाला कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब क्या है, ऐसे कंपाउंड जिनका कार्बन का चेन का लेंथ ज्यादा है, उस कंपाउंड में स्ट्रेन कम होगा, तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा। तो डिफरेंट अरेंजमेंट जिस कंपाउंड के पॉसिबल है वो जीआई करेगा, साइक्लोएल्कीन के केस में। तो यहां साइक्लोएल्कीन का कंडीशन, अब मैं तुम्हें क्या दिखा रहा हूं, ये तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट था जो तुम्हें ध्यान में रहना चाहिए कि हुआ कैसे। लेकिन हमारा जो रूल होगा बच्चों कंडीशन साइक्लोएल्कीन का, सिंपल सा एक ही कंडीशन है। क्या लिखूंगा मैं कंडीशन, पता है क्या कंडीशन लिखूंगा बच्चों, कि इन साइक्लिक रिंग, इन
इन साइक्लिक रिंग नंबर ऑफ कार्बन एटम शुड बी, कितने कार्बन एटम होने चाहिए? नंबर ऑफ कार्बन एटम शुड बी 8 और मोर देन 8। यहां कंडीशन बच्चों इंपॉर्टेंट है। क्या बोला? बस ऐसे साइक्लोएल्कीन जिसके रिंग के अंदर नंबर ऑफ कार्बन कितने हो, 1 2 8 कार्बन हो, या 8 से ज्यादा हो तो और लेंथ अच्छा है ना, खिंचाव और कम होगा। तो मिनिमम 8 कार्बन एटम होना चाहिए या उससे ज्यादा होना चाहिए फॉर साइक्लोएल्कीन टू शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ध्यान में रखना। तो अगर मैं एग्जाम में दो क्वेश्चन, बच्चा बताओ ये वाला क्वेश्चन अगर मैं एग्जाम टेस्ट में पूछूं और ये वाला कंपाउंड पूछा, जीआई करेगा? आंख बंद करके बोलना है नहीं करेगा सर। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन जो साइक्लोएल्कीन, पहले साइक्लोएल्कीन पहचानना है। सर ये साइक्लोएल्कीन वाला कंपाउंड है और इसमें रिंग में 3 कार्बन है, तो इसका डिफरेंट अरेंजमेंट सर पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये कंपाउंड जीआई करेगा नहीं। तो किसी ने पूछा कि सर डिफरेंट अरेंजमेंट क्यों नहीं पॉसिबल है, तो बताओ क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि सर जो इसका डिफरेंट अरेंजमेंट बनेगा उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेन होगा, वो कंपाउंड एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो डिफरेंट अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, तो वो कंपाउंड जीआई नहीं करेगा। दैट्स व्हाई दिस कंपाउंड कैन नॉट शो जीआई। ओके, क्लियर है सबको? ये वाला कंपाउंड भी जीआई नहीं करेगा, ये वाला कंपाउंड जीआई करेगा, यानी ये जो कंपाउंड है जीआई करेगा शो। ओके, तो साइक्लोएल्कीन के लिए कंडीशन ये वाला पार्ट है जो तुम्हें ध्यान में रखना है। किसी को कुछ डाउट है पूछ लो। ये कंप्लीट हो गया साइक्लोएल्कीन का कॉन्सेप्ट। अब अपन मैं रब कर दूं इसे। 6 क्या पढ़ना है अपने को? ये देखो, इसके बाद जो हमें पढ़ना है, कंडीशन लिखते जाना सब लोग, और जो भी स्टेटमेंट लिखा है मैंने यहां पर वो सारा स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान में रहे सबको। अभी क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे, जब मैं दूंगा तो तुम्हारे ये सब कुछ कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, स्टार्ट करें नेक्स्ट। तो चलो अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। साइक्लोएल्कीन के बाद हमारा नेक्स्ट कंपाउंड है 6th कंपाउंड एल्काइलिडीन साइक्लोएल्कीन। अब ये कंपाउंड ही किसी को समझ में नहीं आता, ये कंपाउंड है तो क्या है। ओके, तो अपने को पहले ये कंपाउंड समझते क्या होता है। मैंने एक कंपाउंड लिखा RCH3, ठीक है, RCH3 इथेन मींस एल्केन है, इस टाइप का लिखा, और इसमें से मैंने 2 हाइड्रोजन एटम रिमूव कर दिया, तो ये बन गया RCH बॉन्ड मींस RCH3 कैसा था, ऐसा था बच्चों, और मैंने इसमें से 2 हाइड्रोजन ऐसा हटाया, तो ये 2 बॉन्ड ऐसे रहेगा खाली, और इस दोनों बॉन्ड को मैंने ऐसा लिख दिया, और इसे अपन बोलते हैं एल्काइलिडीन। इसे क्या बोलते हैं? एल्काइलिडीन। और मैंने इस एल्काइलिडीन में ऐड कर दिया साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लोएल्केन ऐड कर दिया, और जो दोनों को जब ऐड किया तो ये जाके इससे अटैच हो गया, तो हमारे पास कंपाउंड कुछ बन गया RCH डबल बॉन्ड, ऐसा कुछ कंपाउंड बन गया, और इसे हम बोले ये हो गया एल्काइलिडीन और ये हो गया साइक्लोएल्केन, तो इस टाइप का कंपाउंड को बोला एल्काइलिडीन साइक्लोएल्केन। ये कंपाउंड क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये एग्जाम में जो एम्स में एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था इससे रिलेटेड, जीआई का क्वेश्चन आया था बच्चों एम्स में। तो एल्काइलिडीन साइक्लोएल्केन इस टाइप का कुछ कंपाउंड है जो कि तुम्हें ध्यान में रखना है। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो समझ में ये पता चला ना सबको कि ये एल्काइलिडीन साइक्लोएल्केन है। तो मैं कैसे समझूंगा कि एल्काइलिडीन साइक्लोएल्केन कैसे होता है? तो साइक्लोएल्केन साइक्लिक कंपाउंड देखो, और साइक्लिक कंपाउंड का किसी भी कार्बन के साथ डबल बॉन्ड अटैच हो तो उसे बोलेंगे एल्काइलिडीन साइक्लोएल्केन। लाइक मैंने ये वाला कंपाउंड लिखा और यहां अटैच कर दिया CH2, ये एल्काइलिडीन साइक्लोएल्केन है। ठीक है, फिर मैंने अटैच किया C के साथ H के साथ R, ये एल्काइलिडीन साइक्लोएल्केन है। ओके, समझ में आया क्या? एल्काइलिडीन साइक्लोएल्केन मींस ये पार्ट डबल बॉन्ड के साथ अगर साइक्लोएल्केन अटैच है, साइक्लोएल्केन का कोई सा भी कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच है तो वो एल्काइलिडीन साइक्लोएल्केन होगा। बस इतना ध्यान रखना है। समझ में आ रही है?
स्टार्ट करें। अब तुम्हें कंडीशन, इसमें सर कंडीशन क्या होगा, इस कंपाउंड का कंडीशन क्या होगा जीआई शो करने के लिए, पहले ये दो एग्जांपल लिख लेना और कौन सा कंपाउंड जीआई करता है ये देखेंगे कंडीशन। तो मैंने ये रब कर दिया है, बहुत सा सिंपल सा यहां पे कॉन्सेप्ट है, ट्रिक है, और ये तुम्हें ट्रिक एग्जाम के लिए बताओ, ये नीट में आएगा, 11th 12th में कोई पूछेगा नहीं कि ये कंपाउंड अल्काइल साइक्लोएल्केन जीआई करता है या नहीं, ये नहीं पूछेगा तुमसे। नीट में एग्जाम में क्या क्वेश्चन आ सकता है, मान लो ये क्वेश्चन आया एग्जाम में और पूछ रहा है कि ये कंपाउंड जीआई करेगा या नहीं करेगा। एक कंपाउंड मैंने और दिया, थर्ड कंपाउंड मैंने और दिया एक, ठीक है। अब तुम्हें कैसे सोचना है, जो मैं बोलूं वही अप्लाई करना एग्जाम में, ठीक है। क्वेश्चन में भी कोई सा भी डबल बॉन्ड रहे, कैसा भी अटैच हो, तुम्हें डबल बॉन्ड का कार्बन कार्बन देखो, बस पहले डबल बॉन्ड का कार्बन कार्बन देखो, वो कार्बन कार्बन से डायरेक्ट लाइन तुम्हें ड्रॉ करना है, ठीक है। नीचे भी ऐसे ही जाओगे और जब तुमने ये ड्रॉ किया, ऐसा कुछ ड्रॉ हुआ, ठीक है, ऐसा कर लेते हैं अपन। तो चेक करो क्या कि इस साइड इस कार्बन से अपन ने क्या पढ़ा है, जीआई के लिए क्या होना चाहिए, डिफरेंट यूनिट्स होने चाहिए। तो इस कार्बन को चेक किया, यहां पे डिफरेंट यूनिट्स हैं, सेम है, ठीक है, सेम है, तो जीआई करने का कोई बात ही नहीं है, कभी जीआई नहीं करेगा। यानी अल्काइल साइक्लोएल्केन के लिए क्या होना चाहिए, इस कार्बन को तो तुम इजीली चेक कर लोगे, लेकिन इस कार्बन को चेक करने के लिए अपन ने एक ट्रिक क्या बनाया है कि तुम्हें ये बॉन्ड को ऐसे ब्रेक किया ना, जैसे तुम्हें इस साइड दो पार्ट में डिवाइड हो गया, ये क्या बन गया CH2, ये क्या बन गया CH2, ये इस साइड CH2, ये इस साइड CH2। तुमने बोला सर ये कार्बन बीच वाला CH2 कहां गया, तो बीच वाले CH2 बच्चों यहां पर जो बीच वाला जो कार्बन CH2 है वो कट गया, ऐसा कि ये प्लेन में, एक प्लेन जो रखा था इस प्लेन में ये कार्बन कट गया, हाफ पार्ट इधर हाफ पार्ट इधर। तुम बोले सर हाइड्रोजन कहां गया, तो हाइड्रोजन भी कुछ ऐसा ही चला गया, एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर। समझ में आ रही बात। तो इस तरीके से मुझे क्या लग रहा है, इस यूनिट को देखा मैंने और इस यूनिट को देखा, जो कार्बन कट जाएगा बच्चों उसके बारे में नहीं सोचने का, उसके बारे में नहीं सोचने का। ये दो डिफरेंट लग रहा है या सेम लग रहा है, तो मुझे दोनों सेम लग रहा है। फिर मैंने इस कार्बन को देखा, दोनों सेम लग रहा है, यानी ये कंपाउंड जीआई नहीं करेगा। क्लियर है सबको, समझ में आ रही बात। दूसरा देखते हैं, अगर नहीं समझ में आया मान लो। अब देखा मैंने इस कार्बन को, फिर से मैंने ये प्लेन ड्रॉ कर लिया, मिथाइल है हाइड्रोजन है, चलो दो डिफरेंट ग्रुप अटैच है, अपन चेक कर सकते हैं इसमें जीआई हो सकता है। फिर बोला मैं CH2 इस साइड CH2। अब क्या बोलोगे, सेम या डिफरेंट, सर सेम है, लेकिन इस CH2 को मैं क्या बोलूंगा, कट गया है, प्लेन में कट गया है, उसके बारे में नहीं सोचने का, ठीक है। तो क्या मिला तुम्हें, सेम मिला, जीआई नहीं करेगा। अब इससे चेक करो थर्ड वाला, फिर से प्लेन ऐसा ही कट किया, CH2 CH3, ये ऐसा ग्रुप है। और यहां पे बच्चों क्या है देख लो, तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा कि यहां मिथाइल यहां हाइड्रोजन, चलो दो डिफरेंट ग्रुप अटैच है, लेकिन इस साइड भी यहां भी बच्चों इस कार्बन से दो डिफरेंट ग्रुप ही अटैच है, तो ये कंपाउंड जीआई करेगा। तो ये ट्रिक है, इसकी इस तरीके से अपन जीआई कर देख सकते हैं अल्काइल साइक्लोएल्केन टाइप के कंपाउंड में कि कौन सा कंपाउंड जीआई करेगा, कौन सा कंपाउंड जीआई नहीं करेगा। अगर तुम्हारे पास एक और है, अब ये पूछा एक और आए, इस टाइप का कंपाउंड, अब ये पूछा जीआई करेगा, तो कट करके देखो, यहां पे बच्चों कार्बन नहीं कट हो रहा है, देखो तो यहां CH2 फिर CH2 क्या मिला, सेम CH2 इस साइड भी CH2 सेम मिला, यहां पे लेकिन डिफरेंट मिला, बट नीचे तो इस कार्बन से सेम मिला ना, तो भी ये कंपाउंड जीआई नहीं करेगा। क्लियर है। अब मुझे लग रहा है तुम्हें क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग अप्लाई करना आ गया होगा, ठीक है। तो अल्काइल साइक्लोएल्केन में बस इतना जानना है कि तुम्हें क्वेश्चंस बस आए किस टाइप का आए तो तुम सॉल्व कर सकते हो। तुम्हारे मॉड्यूल में इस टाइप के क्वेश्चंस हैं और डीपीपी में मैं भी दूंगा ये क्वेश्चंस, तो तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हें और समझ में आएगा, ठीक है।
अब अपन स्टार्ट करते हैं एल्काइलिडीन साइक्लोएल्केन के बाद कुछ कंपाउंड ऐसे। नेक्स्ट अपना क्या था बच्चों, देखो मैंने जो तुम्हें लिखाया था, कौन कौन से कंपाउंड लिखाए थे अल्काइलिडीन साइक्लोएल्केन के बाद क्या लिखाया था, बोलो। क्यूमुलेटेड पॉलीन, ये एक कंपाउंड है। 7th क्यूमुलेटेड पॉलीइन। क्यूमुलेटेड पॉलीइन का मतलब क्या है बच्चों, इस कंपाउंड का? तो पहले मैं क्यूमुलेटेड का मतलब समझा रहा हूं। क्यूमुलेटेड का मतलब होता है कंटिन्यूअस, और पॉलीइन का मतलब मोर देन वन डबल बॉन्ड, इतना। यानी आपके पास कंटिन्यूअस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, इसे बोलोगे क्यूमुलेटेड। बट इस टाइप के कंपाउंड को क्यूमुलेटेड नहीं बोलोगे, इसे क्यूमुलेटेड पॉलीन नहीं बोलेंगे। कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड रहे तो उसे तुम क्यूमुलेटेड पॉलीन बोलोगे। अब क्यूमुलेटेड पॉलीन ऊपर वाला है, तो ऐसे कंपाउंड भी जीआई करते हैं। तो उसका कंडीशन क्या है, कब जीआई करेगा, वो अपने को पढ़ना है, ठीक है। तो मैं ये वाला पार्ट तो समझ में आ गया। क्यूमुलेटेड पॉलीन का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड होना चाहिए आपको। तो देखो क्या है, यहां पर मैं एक तुम्हें कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, सबको ध्यान में रखना है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन अटैच किया है, ठीक है। ये एक क्यूमुलेटेड पॉलीन है। अब तुम इस कंपाउंड को देखो, और मैं बोल रहा हूं इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट फाइंड आउट करो, क्या होना चाहिए इस कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। तो सबको पता होगा sp2 सर 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, और एक तो पाई है sp2। फिर मैंने इसका फाइंड आउट किया sp 1 सिग्मा 2 सिग्मा sp। फिर मैंने इसका फाइंड आउट किया तो मुझे मिला फिर से sp2। इतना तो फाइंड आउट करने आ गया सबको। बोलो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट फाइंड आउट करने आता है ना, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड sp, 3 सिग्मा बॉन्ड sp2, 4 सिग्मा बॉन्ड sp3, आएगा सबको। इसके बाद अब सोचो कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है, और ये हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट नहीं करता है। याद रखना, कभी भी पाई बॉन्ड का जो फॉर्मेशन जो होता है वो हाइब्रिडाइजेशन से फॉर्मेशन नहीं होता है। वो किससे होता है, बताया था मैंने, कोलैटरल ओवरलैपिंग। ये कोलैटरल ओवरलैपिंग है, ये कोएक्सियल ओवरलैपिंग है। कोएक्सियल ओवरलैपिंग से कभी भी क्या बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। कोलैटरल से पाई बॉन्ड। तो अपन देखते हैं। अब तुम्हें क्या करना है, तुम मान लो, क्या बोल रहा हूं, तुम मान लो कि p ऑर्बिटल्स जो होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं, px py pz। तो 3 ऑर्बिटल में से ये p जो 2 है, कोई सा एक 2 मान लो। मैंने मान लिया px, सर ये जो 2 p ऑर्बिटल है px और py, तो एक ऑर्बिटल pz लेफ्ट है, और वो pz के ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन होगा। कैसे समझा इलेक्ट्रॉन होगा, चलो कार्बन का हाइब्रिडेशन स्टेट के लिए अपन कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं, 1s2 2s2 2p2। हाँ बच्चों, मैंने क्या बोला, यहां कार्बन का हाइब्रिडेशन स्टेट का अगर फाइंड आउट करना है तो पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं, 1s2 2s2 2p2। मींस कौन से p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है ये देख लो। 2p2 है, यानी 2 p ऑर्बिटल में अपने पास px py pz, एक इलेक्ट्रॉन p, ये px मान लिया, ये py मान लिया, और pz वेकेंट है। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन ऐसा है, ठीक है। अब क्या होता है, जब ये नॉर्मल स्टेट है बच्चों, नॉर्मल स्टेट एन स्टेट लिखा है। अब ये एक्साइटेड स्टेट में जब जाता है तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। तो अपने पास ये इलेक्ट्रॉन फाइनली सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। अब सोचो ये s ऑर्बिटल है 2s और ये 2p, तो s ऑर्बिटल, तो मान लो कि ये जो s ऑर्बिटल है हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ एक बॉन्ड बना लिया। s ऑर्बिटल वाला इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना लिया, सिग्मा बॉन्ड बन गया। दूसरा p ये हाइड्रोजन के साथ बना लिया, इसका p इसका s बना लिया। तीसरा p ये वाला कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड बना लिया, तीसरा p, यानी ये px और py जो है हाइब्रिडेशन स्टेट में पार्टिसिपेट किया, ठीक है। एक s, 2 px, एक px और एक py। तो मेरा pz ऑर्बिटल जो है इसमें एक इलेक्ट्रॉन लेफ्ट है जो इसके पास होगा, और इसका pz ऑर्बिटल बच्चों कैसा होगा ये तो सोचो। इनका pz ऑर्बिटल ये कुछ ऐसा होगा। अभी मैं px py pz की बात करूं तो ऐसा होता है, ये अपना py है,
ये px है और pz के लिए मैं ऐसा लिखूंगा, ये pz px py। तो मैंने pz को आगे पीछे बनाया है। इसका मतलब क्या है बच्चों, ऐसा जो बनाया है इसका मतलब है pz ऑर्बिटल है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, और वो इलेक्ट्रॉन बच्चों क्या कर रहा है, इसके pz के साथ ओवरलैपिंग कर रहा है, और ये ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बन रहा है वो पाई बॉन्ड बन रहा है। ये जो ब्लू ब्लू मैंने कर दिया ये पाई बॉन्ड बन रहा है। समझ में आ रही है? आज तुम्हें बॉन्ड का फॉर्मेशन भी समझ में आ रहा होगा और पहले से पता होगा तो अच्छी बात है। ये जो बॉन्ड बना पाई बॉन्ड, ये pz, इस कार्बन के pz, इस कार्बन का pz से। तुमने बोला सर आपने कैसे मान लिया ये px py है और ये pz है? भाई कुछ भी मान लो, इसे xz मान लो तो इसका py ओवरलैप करेगा, तुमने इसे yz मान लिया तो इसका x ओवरलैप करेगा। ठीक है, लेकिन कैसा ओवरलैप हुआ है देखो, ये pz ऐसा है बच्चों, अगर मैं x एक्सिस इसे बोलूं, y एक्सिस ऊपर बोलूं तो z एक्सिस ऊपर है, ये z एक्सिस, और ये दोनों ऐसा ओवरलैप हुआ है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, ऐसा ओवरलैप, ये मैं तुम्हें 3D में ऐसा बताऊंगा ना। ठीक है, तो ये ओवरलैपिंग हुआ। अब तुम ये सोचो कि ये pz तो ओवरलैप कर लिया, मींस इस कार्बन का pz ऑर्बिटल तो गया इसके साथ। अब क्या रह गया, एक या तो px रह गया और py रह गया, और इसका हाइब्रिडेशन स्टेट sp है। अब तुम मान लो कि ये px है, मान लिया कि इसका हाइब्रिडेशन में ये px ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा होगा। ओके, px ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा होगा, तो अपने पास कौन सा ऑर्बिटल लेफ्ट है, py लेफ्ट है। तो ये जो बॉन्ड पाई बॉन्ड बनेगा बच्चों, वो किस किस के बीच में बनेगा वो इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा मैं pz को और घुमा के लिखता हूं जिससे, ठीक है, ये pz है। अब क्या हुआ, इसके पास जो py था, इस कार्बन के पास py जो था वो इस कार्बन के py के साथ ओवरलैप कर लिया, py, और ये ओवरलैप करके ये पाई बॉन्ड फॉर्म कर दिया। तो py जो लेफ्ट था इस py के साथ। अब बताओ, अगर py इसका पार्टिसिपेट कर लिया पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो ये p कौन सा होगा, खुद से पता चल जाएगा तुम्हें। ये जो 2 p होगा ये कौन सा होगा, जब py पार्टिसिपेट कर लिया तो ये p कौन सा होगा, x और px और pz। समझ में आया? यानी यहां से तुमने, यहां जो प्लेन था ये px py ऑर्बिटल था, यानी ये कार्बन जो था वो अपना pxy, सोचो कि xy ऐसा है, इस प्लेन में है। xy प्लेन का मतलब क्या हुआ, ये x ये y, ये प्लेन में है, ऐसा बोलूं मैं, ये कार्बन इस प्लेन में है। ठीक है, और जो तुम्हारा ये वाला कार्बन है xz, x प्लस z, इस प्लेन में। बोलो, ये थोड़ा सा तो तुम्हें सोचना पड़ेगा ना इसके अकॉर्डिंग। अगर मैंने बोला ये जो pxy मींस ये sp2 है, तो sp2 का मतलब pxy प्लेन में है, x और y प्लेन में है pxy, तो और ये कार्बन का हाइब्रिडेशन स्टेट px pz है, मींस इसके कार्बन का ऑर्बिटल जो है px pz पार्टिसिपेट कर रहा है। इसका मतलब एक px होगा दूसरा pz होगा, तो ऐसा होगा। ओके, अब सोचो ये था ऐसा और ये बन गया ऐसा, तो दोनों के बीच का प्लेन, एक प्लेन ऐसा है दूसरा प्लेन ऐसा है, ये प्लेन ऐसा है ये प्लेन ऐसा है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, इन दोनों के बीच में 90। यानी ये दोनों प्लेन, कार्बन जो ये वाला कार्बन है और ये वाला कार्बन है, ये कार्बन दोनों टर्मिनल वाले किस प्लेन में है, परपेंडिकुलर प्लेन में है। मींस ये वाला प्लेन एक्स वाई प्लेन में है, तो ये कौन सा प्लेन में है, एक्स जेड प्लेन में है। समझ में आया क्या, समझ में आ रही बात, मैं तुम्हें ये समझाना चाह रहा हूं। तो ये जो कार्बन है इनका प्लेन कैसा है, एक्स जेड प्लेन है, और ये प्लेन कैसा है, एक्स वाई प्लेन है। और एक्स वाई प्लेन एक्स जेड प्लेन के बीच में एंगल तुम्हें पता है कि 90 डिग्री होता है। ठीक है, एक्स वाई प्लेन इज दिस और एक्स जेड प्लेन इज दिस। ठीक है, तो एक्स जेड और एक्स वाई प्लेन में 90 का एंगल। अब मैं तुम्हें ये बुक के अकॉर्डिंग समझाऊं, तो सोचो ऐसा कुछ है, ये वाला जो कार्बन है ऐसा है। ठीक है, ये तुम्हारा वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया बच्चों, और ऊपर वाला वाई एक्सिस, तो एक्स वाई प्लेन। और यहां वाला जो कार्बन है वो कैसा है तुम्हारा, ये एक्स जेड में है, तो एक्स जेड में ये वाला एक्स और ये जेड।
तो अब बताओ, मैं तुम्हें ऐसा बोल रहा हूं, एक तुम्हारा एक्स वाई प्लेन में है, एक तुम्हारा एक्स जेड प्लेन में, सॉरी देखो आ रहा है समझ में क्या सबको? बोलो, ये एक्स वाई और एक्स जेड इज दिस, एक्स जेड क्योंकि एक्स एक्सिस जेड एक्सिस, एक्स जेड इज दिस, तो दोनों प्लेन है परपेंडिकुलर। बोलो ये पहले समझ में आया या नहीं? ये समझ में आया नहीं? इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, आया सबको समझ में? परपेंडिकुलर, ओके आया? आया सबको? एक्स वाई कार्बन और ये वाला एक्स जेड प्लेन में, ठीक है। एक और थोड़ा एक्सप्लेन करते, अगर मान लो ये किसी को एग्जाम नहीं समझ में आया हो तो ट्राई करो दूसरा एग्जांपल समझने का, जिसमें मैं नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इंक्रीज कर रहा हूं। नंबर ऑफ डबल बॉन्ड यहां पे कितने हैं? 2, 1 और 2। अब मैं क्या कर रहा हूं? 3 कर रहा हूं, और यहां से हम हाइड्रोजन अटैच कर रहा हूं अभी के लिए, तो ठीक है। अब स्टार्ट करो जल्दी जल्दी, फास्ट थोड़ा सा। sp2 हाइब्रिडेशन स्टेट, sp, फिर से ये sp, ये वाला sp2, सबको आ गया ये वाला पार्ट। अब sp2 में तुम्हें बोला मैंने, मान लो कि तुम्हारा ये px py है, कौन सा ऑर्बिटल है? px py, तो तुम्हारा जो पाई बॉन्ड जो फॉर्म होगा वो किससे बनेगा? पाई बॉन्ड जो बच्चों फॉर्म होगा वो किससे बनेगा? सर ये जो पाई बॉन्ड फॉर्म होगा ये pz और इसके pz के साथ फॉर्म होगा, ये pz और इसके pz के साथ फॉर्म होगा, ठीक है। पाई बॉन्ड फॉर्म हो गया, तो सर इसके पास क्या रह गया? इसके पास तो सर py और px रह गया, क्योंकि pz तो ओवरलैप कर लिया इस कार्बन का, तो px और py रह गया, तो मैं मान लिया कि ये px है। तो अब कौन सा ऑर्बिटल इसके पास लेफ्ट है? py, तो अब इसका py, इनका जो py है वो इनके py के साथ ओवरलैप करेगा और पाई बॉन्ड बनाएगा, तो py py। अब क्या पता चला? ये py तो पार्टिसिपेट कर लिया, तो फिर सर कौन सा पार्टिसिपेट करे? तो मैंने बोल दिया कि ये px हाइड्रोजन में पार्टिसिपेट कर रहा है, मान लिया, तो कौन सा रह गया? pz रह गया, तो pz इसके pz के साथ ओवरलैपिंग करेगा और पाई बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो सोचो ये pz है बच्चों, ये pz है। अब टर्मिनल कार्बन के पास कौन सा 2 ऑर्बिटल रहा? z हो गया, तो कौन सा ऑर्बिटल रहा? px और py। अब थोड़ी बारीकी से अच्छे से देखो, फर्स्ट वाला px py, लास्ट वाला px py, समझ में आया? अब तो ये xy प्लेन, दूसरा भी xy प्लेन, यानी टर्मिनल्स वाले जो कार्बन जो हैं वो दोनों सेम प्लेन में आ गए। समझ में आई क्या बात? समझ में आई सबको बात? क्या किया मैंने? पहले मान लिया इसका 2 ऑर्बिटल px और py पार्टिसिपेट कर रहा है, तो pz लेफ्ट है, pz इसके साथ पाई बॉन्ड बनाएगा, ये पाई बॉन्ड, तो pz बना लिया। तो अब इसके पास px और py लेफ्ट है, तो px मान लो हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो py लेफ्ट है, py इसके py के साथ ओवरलैपिंग करेगा, पाई बॉन्ड बनाएगा, ये वाला पाई बॉन्ड। अब पाई बॉन्ड बना लिया py, तो इसका py पार्टिसिपेट हो गया, तो x और z रहा, x और z में से x पार्टिसिपेट किया हाइब्रिडेशन स्टेट में, तो z इसके z के साथ ओवरलैप करेगा, और अगर z z ओवरलैप करे तो इसके पास क्या रह गया? xy, तो xy, यानी अब मैं इसको बोलूं xy, समझ में आया क्या? बीच में 2 डबल बॉन्ड आ रहा है, उससे मतलब नहीं, 1 2 3 ये डबल बॉन्ड बीच में आ रहा है, बट टर्मिनल कार्बन जो है, ये सोचो टर्मिनल कार्बन और इस टर्मिनल कार्बन को, ये दोनों xy प्लेन में है, बट इन दिस केस 2 टर्मिनल कार्बन किस प्लेन में है? ये xy प्लेन में है, ऐसा है, और ये ऐसा है xz प्लेन में, xz प्लेन इज दिस, तो इस केस में ऐसा है फर्स्ट वाले केस में, लेकिन सेकंड वाले केस में ऐसा हो गया। फर्स्ट ये सबको समझ में आई बात? बोलो, देखो अच्छे से डायग्राम, समझ में आ रहा है सबको? बोलो, आ रहा है ना? आ रहा है? कुछ डाउट हो रहा है? कुछ पल्ले से बाहर ऊपर जा रहा है क्या? दिमाग से बाहर जा रहा है? तुम बस एक बार, कुछ भी रटना नहीं है, पहली बात तो फर्स्ट मैं ये बता रहा हूं कि इसमें रटना नहीं है। घर पे बैठ के डबल बॉन्ड कैसा भी नंबर कर लो, एक को बस हाइब्रिडेशन स्टेट आना चाहिए, ये नहीं आ रहा है तो कुछ कोई बात ही नहीं है, फिर अपन को पढ़ के भी कुछ फायदा नहीं। जब आपको sp2 sp नहीं फाइंड आउट करने आ रहा है तो यानी आपका केमिकल बॉन्ड थोड़ा वीक है, तो आपको केमिकल बॉन्ड में हाइब्रिडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट करते हो वो पता होना चाहिए। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड देखते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज 2 देन sp, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज 3 देन sp2, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज 4 देन sp3, सम sp3, ओके।
तो पहले तो ये बात क्लियर हो गया कि यहां पर जो बच्चों दो डबल बॉन्ड है, जब दो डबल बॉन्ड था तो दोनों टर्मिनल कार्बन ऑपोजिट प्लेन में थे, मींस एक XY था दूसरा XZ। जब नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितने थे? 2। अब इस केस में क्या आया? नंबर ऑफ डबल बॉन्ड 3 आ गया। तो क्या है? दोनों सेम प्लेन में आ गए। तो मेरे को जब आगे मैंने चेक किया फिर 4 डबल बॉन्ड में, देखो 2 रखा, 3 रखा, फिर मैंने 4 चेक किया। 4 जब चेक किया पता है क्या आया? ऐसा फिर से आ गया, दोनों परपेंडिकुलर। फिर मैंने 5 चेक किया तो दोनों सेम प्लेन, XY XY। फिर मैंने 6 चेक किया, XY XZ। तो इससे बात क्या निकला कि जब अपने पास इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड था, ये चेक करोगे, अब मैं सबका तो चेक नहीं कर सकता हूं, तुम चेक कर सकते हो, ट्राई करना। जब मैंने नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इवन नंबर ऑफ देखा तो इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड में प्लेन डिफरेंट था। एक टर्मिनल का प्लेन, टर्मिनल कार्बन का प्लेन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। टर्मिनल कार्बन का प्लेन एक XY था तो दूसरा XZ था। अब मैंने इसका चेक किया, जब ये ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड था, कंटिन्यूअस ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड क्यूमुलेटेड पॉलीन में, तो दोनों प्लेन सेम थे। तो इससे मेरा फर्स्ट रिजल्ट ये आया कि इफ इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन क्यूमुलेटेड पॉलीन देन terminal carbon are in different plane, that is perpendicular plane, like this. If odd number of double bond is present in cumulated polyene, if odd number of double bond is present in cumulated polyene, then terminal carbon are in same plane. समझ में आई बात? फर्स्ट ये समझ में आया। सेकंड, अब मेरे पास क्वेश्चन आ गया कि सर ये इस दोनों में से कौन सा कंपाउंड GI करेगा? तो फर्स्ट कंडीशन सबको याद रखना है कि टर्मिनल पे जो यूनिट होना चाहिए बच्चों डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। ये तो कंडीशन सब जगह रूल अप्लाई हो रहा है। टर्मिनल कार्बन पे डिफरेंट यूनिट्स अटैच होने चाहिए, यहां भी डिफरेंट, यहां भी डिफरेंट। ओके, फर्स्ट ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए सब में। सेकंड, ये वाला कंपाउंड GI करेगा या ये वाला करेगा या दोनों करेगा या दोनों में से कोई नहीं करेगा। तो दोनों में से कोई तो नहीं करेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है, तब पढ़ते क्यों? ठीक है, तो ओपन क्यों पढ़ते हैं? यानी इन दोनों में से कौन करेगा वो देखना अपने को। तो मैंने ट्राई किया पहले इससे समझना स्टार्ट करो। चलो देखते हैं क्या बोला मैंने। ये है, ये वाला कंपाउंड है ऐसा परपेंडिकुलर प्लेन। अब इसमें क्या है? दोनों सेम प्लेन में, दोनों सेम प्लेन में। तो जब तुम दोनों सेम प्लेन में रखोगे, लाइक ऐसा देख लिया, ये ऐसा सेम प्लेन, तो इसके जो बच्चों हाइड्रोजन एटम है वो कहां पे अटैच होंगे? फर्स्ट इस कार्बन का ऐसा और नीचे, लाइक दिस और दिस, ठीक है। ऐसा कुछ ऐसा ऊपर अटैच होगा और इस साइड भी ऐसा सेम अटैच होगा। अगर मैं इस साइड बात करूं तो ऐसा और ऐसा, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या? तो तुम्हें क्या दिखेगा? ऐसा मैं अगर दोनों को इतना पास में रख रहा हूं तो यहां पर दिखेगा एक हाइड्रोजन ऊपर वाला, ये वाला हाइड्रोजन, और ये वाला हाइड्रोजन यहां पे दिखेगा। तो मैंने इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। समझ में आ रही बात? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, अगर ये हाइड्रोजन है और मान लो यहां पे Cl है, सॉरी यहां हाइड्रोजन है, यहां Cl है, यहां Cl है, ओके। और तुमने नीचे क्या होगा? फिर नीचे Cl होगा, नीचे Cl, इधर भी Cl। उनका डिस्टेंस ले लो, इनका डिस्टेंस ले लिया बच्चों, ठीक है। सेकेंड कंपाउंड लिया, सेकेंड कंपाउंड में क्या आया? सेकेंड कंपाउंड में तुम्हारा ये Cl क्या हो जाएगा? ऊपर चला जाएगा, हाइड्रोजन नीचे चला जाएगा। लेकिन तुम्हारा जो ये प्लेन रहेगा बच्चों, ये प्लेन जो रहेगा सेम प्लेन में ही रहेगा ना, ये दोनों तो सेम प्लेन में रहेगा, बस हाइड्रोजन ऊपर नीचे चला गया, Cl ऊपर चला गया, इतना ही आया, और कुछ तो डिफरेंट नहीं आया। लेकिन इस केस में बच्चों जो अपना कंपाउंड था वो सीधा डिस्टेंस ही देखो ना। अब इसमें सोचो कि ये ऐसा है तो इनका हाइड्रोजन कुछ इस प्लेन में होगा, ऐसा होगा, ठीक है। और इनका हाइड्रोजन कुछ कैसा होगा? ऊपर होगा, तो कुछ अलग ही है, ठीक है। इसीलिए ये वाला कंपाउंड GI नहीं करेगा, क्योंकि इनका जो हाइड्रोजन या डिफरेंट यूनिट्स है वो डिफरेंट प्लेन में है। ये जो यूनिट्स अटैच है टर्मिनल कार्बन पे, इनका यूनिट्स और इनका टर्मिनल कार्बन पे वो इस प्लेन में है और इनका इस प्लेन में है, तो डिफरेंट प्लेन में है। अपने को GI करने के लिए कोई सा भी क्यूमुलेटेड पॉलीन GI करेगा तो यूनिट्स टर्मिनल कार्बन से जो यूनिट्स अटैच होते हैं वो सेम प्लेन में होने चाहिए।
और वो मुझे इस कंपाउंड में मिल रहा है। क्लियर है? तो इसीलिए अपन क्या याद रखेंगे, ये वाला कंपाउंड जो है जीआई करना चाहेगा और ये वाला कंपाउंड जीआई करेगा, ये वाला कंपाउंड जीआई नहीं करेगा, बिकॉज टर्मिनल कार्बन यूनिट्स आर इन डिफरेंट प्लेन। ठीक है, यहां पर जो टर्मिनल कार्बन का यूनिट्स है, टर्मिनल कार्बन यूनिट्स आर इन सेम प्लेन। ओके, क्लियर है सबको? यहां पे बात से समझ में आई? तो मैं यहां पर डिस्कस अभी एक और पॉइंट करूंगा जिससे अपना डायरेक्ट आंसर कैसे आए इसमें। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई है ना सबको? नहीं समझ में आई पीछे वीडियो करो और एक बार फिर से देखो। ठीक है, ये आएगा सबको समझ में, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। इसके बाद अपन क्या चेक करते हैं, देखो लिखते हैं एक पॉइंट, क्यूमुलेटेड पॉलीन। पहले मैंने क्या बोला, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, डीबी का मतलब डबल बॉन्ड है बच्चों। अगर डबल बॉन्ड इवन नंबर में है तो टर्मिनल यूनिट्स आर इन परपेंडिकुलर प्लेन, ऐसा लिखूंगा, या डिफरेंट प्लेन ऐसा लिखूंगा। ठीक है, चलेगा? अभी देख लो, इससे पहले वाले मैं बताया डबल बॉन्ड अगर इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है तो क्या होगा, डिफरेंट प्लेन में होगा। बट ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है तो क्या होगा बच्चों, तो टर्मिनल यूनिट्स आर इन सेम प्लेन और दिस कंपाउंड विल शो जीआई। जीआई शो करेगा, डू नॉट शो जीआई। ठीक है, समझ में आया क्या? तो क्यूमुलेटेड पॉलीन का टू शो जीआई के लिए क्या होना चाहिए कंडीशन, तो मैं कंडीशन लिख रहा हूं एक नोट के फॉर्म में, कंडीशन लिख रहा हूं एक नोट के फॉर्म में, दोज क्यूमुलेटेड पॉलीन, ये बस तुम्हें अप्लाई करना है, दोज क्यूमुलेटेड पॉलीन in which terminal carbon units are in same plane and individually different, इंडिविजुअली चेक करना है टर्मिनल यूनिट्स को, वो डिफरेंट होने चाहिए, इंडिविजुअली डिफरेंट, सेम प्लेन इंडिविजुअली डिफरेंट, शो जीआई। समझ में आया क्या बात सबको? ये पार्ट सब लोग लिख लो। ये था अपना क्यूमुलेटेड पॉलीन का डिस्कशन, लिख लिया सबने? समझ में आ गई सबको बात? अब देखते हैं इसके आगे क्या हुआ। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं डायरेक्टली। मैं क्वेश्चन दे रहा हूं अभी तुम्हें, 2-3 एग्जाम्पल कर लेते हैं अपन। क्या है, सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी, H H H H, फर्स्ट कंपाउंड। अब तुम एग्जाम में मान लो भूल जाओ, क्या भूल जाओ कि सर ने डबल बॉन्ड क्या पूछा था, ऑड नंबर इवन नंबर क्या बोला था, कुछ याद नहीं आ रहा है एग्जाम में। ठीक है, तो क्या करोगे,
तुम्हें बस हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। बस इतना एक पॉइंट बस याद रखो, इंडिविजुअली डिफरेंट तो याद रहेगा ही, क्योंकि हर कंपाउंड के लिए जीआई करने के लिए इंडिविजुअली डिफरेंट यूनिट से अटैच होने चाहिए टर्मिनल्स पे। तो फर्स्ट वो कंडीशन सब पे अप्लाई हो रहा है। देखो एल्किन में भी अप्लाई हो रहा था, ठीक है। इसके बाद क्या चेक करोगे, जब मैंने बोला कि इंडिविजुअली डिफरेंट हो, प्लस साथ में एक पॉइंट क्या याद रखें कि वो जो दो कार्बन है टर्मिनल्स वाले वो सेम प्लेन में होने चाहिए टू शो जीआई, लिखा है सेम प्लेन, ठीक है। बस इतना याद रखो। तुम सेम प्लेन डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, बस क्या करो पता है, देखो मान लिया इसे हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है, तो ये वर्टिकल होगा, फिर ये हॉरिजॉन्टल। अब हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल टर्मिनल वाला क्या आया, सेम प्लेन। तुमने बोला सर आपने हॉरिजॉन्टल क्यों मान लिया, आपने वर्टिकल मान लेते, वर्टिकल ही मान लो, वर्टिकल, फिर इसका ऑल्टरनेट क्या होगा, हॉरिजॉन्टल, फिर वर्टिकल। ये ऐसा दिमाग ट्रिक है, ऐसा नहीं कि ऐसा होता है। अपन डायरेक्ट सोचने के लिए, टर्मिनल सोचने के लिए ऑल्टरनेट करते जाओ। फिर यहां सोचा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, वर्टिकल है हॉरिजॉन्टल है, यानी ये परपेंडिकुलर प्लेन में है। और अगर किसी को याद है कि ऑड नंबर वाला, भाई ऑड नंबर 1 2 3 ऑड नंबर वाला सेम प्लेन में होता है, तो अच्छी बात है, सेम प्लेन पता चल गया। फिर मैंने क्या बोला, इंडिविजुअली डिफरेंट होना चाहिए। यहां पे डिफरेंट तो है बच्चों, लेकिन इस केस में यहां पर सेम है, तो ये जीआई करेगा क्या, नो, ठीक है। क्यों, बिकॉज ऑफ दिस रीजन, क्योंकि इंडिविजुअली इस कार्बन को भी चेक करना है, इस कार्बन को भी चेक करना है। इस कार्बन को तो ठीक है, लेकिन इस कार्बन का अलग है, सेम है, इसलिए। अब देखो ये वाला पार्ट इवन है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, डिफरेंट प्लेन आ गया, डिफरेंट प्लेन आ गया, इंडिविजुअली तो डिफरेंट है यहां पे, लेकिन फिर भी जीआई नहीं करेगा, बिकॉज यहां दोनों जो यूनिट्स हैं वो डिफरेंट प्लेन में है। अपने को जीआई के लिए क्या होना चाहिए, सेम प्लेन में होना चाहिए। यहां फिर चेक किया, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, तो भी परपेंडिकुलर प्लेन में आया, डिफरेंट प्लेन में आया, तो अपना जीआई नहीं करेगा। तो ये भी कंपाउंड जीआई नहीं करेगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ने किया। फोर्थ देख लेते हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, सेम प्लेन है, ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, इंडिविजुअली चेक किया, हाइड्रोजन सीएल डिफरेंट, हाइड्रोजन सीएल डिफरेंट, तो जीआई करेगा। समझ में आई बात। क्यूमुलेटेड पॉलीन के लिए अप्लाई कर सकते हो सब लोग। यहां तक था अपना आज का लेक्चर। क्यूमुलेटेड पॉलीन के बाद एक पॉलीफिनाइल बचता है, वो बहुत कम है। इसके बाद अपन क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, ठीक है, ओके।